हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जल संसाधन की। तो जल संसाधन में हमने पढ़ा जलीय चक्र के बारे में। जल किन किन रूपों में मिलता है, शुद्ध रूप में कितना मिलता है, उसका प्रतिशत देखा। विश्व में शुद्ध जल कितना है, हिमानी के रूप में कितना है, झीलों में, महासागरों में, नदियों में किन किन रूपों में जल मिलता है। धरातल पे, स्थल मंडल में, वायुमंडल में और जल मंडल में, तीनों रूपों में द्रव, ठोस, गैस रूप में हमें जल मिलता है। तो इस प्रकार की हमने बातें की। उसके बाद में हमने इस जलीय मंडल को, पृथ्वी पर जलीय मंडल को 3 भागों में बांटा था। पहला धरातलीय जल, दूसरा हमने बात की महासागरीय जल की, तीसरी बात हमने की यहाँ पे भूमिगत जल की। तो हमने पहला प्रकार जो लिया था धरातलीय जल। धरातल के ऊपर जो जल होता है वो स्थिर और गतिशील दोनों रूपों में होता है। वो किन किन रूपों में होता है वो बात कर लेंगे। स्थिर रूप में हम बात करें तो स्थिर रूप में जैसे झीलें हैं, झीलों में एक जगह स्थिर रहता है जल, और जो नदियां हैं वहाँ पर गतिशील रूप में रहता है। जैसे हिमानी है, हिमानी पे जो जल है बर्फ़ के रूप में वहीं पे जमा रहता है, वो स्थिर होता है। अगर वो ग्लेशियर पिघल जाए और पानी के रूप में आगे बह जाए तो वो क्या रहेगा, वो गतिशील होगा। नहरों के रूप में भी पानी मिलता है, नदियों के रूप में भी पानी मिलता है, झीलों के रूप में भी पानी मिलता है, और हिम क्षेत्रों में भी पानी मिलता है। ये सब प्रकार धरातलीय रूप में हैं, क्योंकि धरातल की जो चट्टानें हैं उनसे ही नदियाँ निकलती है। और धरातल पे कहीं पे गड्ढा है या अवपात हुआ है तो उस गड्ढे में पानी भरने को हम झील कहते हैं। वहाँ पे अगर उस पानी को दूसरी जगह ले जाने के लिए हम एक खाई का निर्माण करें और उसके अंदर पानी छोड़ दें तो उसको हम नहरें कहते हैं। और हिम राशि आप जानते होंगे, वो उच्च पर्वतीय क्षेत्र या जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे हिम जमी रहती है। पृथ्वी पर हिम जमने के कारण जैसे 2/3 भाग पृथ्वी का जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो अन्य महाद्वीपों से भिन्न है। अंटार्कटिका महाद्वीप में यहाँ पर 2/3 बर्फ़ जमी रहती है। आइसलैंड, अलास्का वगैरह, ग्रीनलैंड, यहाँ पे भी बर्फ़ के रूप में जमी रहती है। ये हिम जो क्षेत्र हैं, हिम क्षेत्र, वहाँ पर बर्फ़ के रूप में पानी रहता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई हिम क्षेत्र ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर कोई भी हिम क्षेत्र नहीं है। तो धरातलीय क्षेत्र की हम बात करें तो इसके अंदर हम पहले नदियों की बात करेंगे, जो विश्व के संदर्भ में आपको दिख रहा होगा। ये चार्ट मैंने तैयार किया है। इस चार्ट के अंदर विश्व की 10-11 बड़ी नदियां हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे मैप में। ये तो मैं चार्ट में आपको एक दृष्टि में सभी को दिखा दिया गया है, ठीक है। हम इनकी सबकी चर्चा कहाँ करेंगे, मैप में करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर है और ये सागर कहाँ पे हैं, जिस सागर के अंदर ये नदियाँ जाकर के गिरती हैं। इनका उद्गम कहाँ से होता है वो क्षेत्र हम देखेंगे। इसकी लंबाई यहाँ पे चार्ट में आपको दी गई है। तो इस चार्ट को आप क्या करोगे, इसको नोटबुक में नोट कर लेना। इस चार्ट को आप नोट करना, इसके साथ में जो मैपिंग करवाएं जिसके अंदर मैं नदियों की चर्चाएँ करूँगा कि नदी यहाँ से निकल कर के यहाँ जाएगी, तो उस नदी का मैप में आप दर्शा लोगे तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। यहाँ पे हम बात करें नदियों की प्रमुख नदियाँ। धरातलीय जल में हम पहले ही बात कर लें कि नदियाँ, धरातलीय जल में नदियों को हम देखें तो एक तो नदियों को निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो वर्षा का होता है, एक अंतःस्पंदन का होता है या भूमिगत भूजल का होता है। तो जो नदियां हैं वो वर्षा की मात्रा पे और वर्षा की तीव्रता पे निर्भर करती है और एक ढाल पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर तीव्र ढाल होगा, जिस जगह का तीव्र ढाल होगा वहाँ पे पानी का वेग तीव्र होगा और नदी बनने के लिए उसे आसानी रहेगी। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जब पानी आता है और उस पर्वत का ढाल अगर मंद हुआ तो वो पानी उसके ऊपर से बहेगा ज़रूर, लेकिन वहाँ से कटाव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ की ढाल है मंद, ठीक है। अगर वो ही ढाल तीव्र होगी उस पर्वतीय क्षेत्र की, चाहे वहाँ पे पानी यानी वर्षा की मात्रा कम हो या पानी का वेग वहाँ पे कम हो, लेकिन अगर तीव्र ढाल होगी
तो वो पानी अपने आप ही तीव्र गति से नीचे गिरेगा, और तीव्र गति से नीचे गिरेगा तो वहाँ की चट्टानों को काट डालेगा, और काट करके उन छोटे छोटे कॉन्ग्लोमरेट्स को अपने साथ में ले जाकर आगे जमा करता जाएगा। तो इस प्रकार की अवस्था होती है नदियों की। तो नदियों की जो महत्वपूर्ण भाग होता है नदी को बनाने में, वो होता है तीव्र ढाल का और वर्षा की मात्रा का। तो हम नदियों के रूप में बात करें तो विश्व के संदर्भ में जो मुख्य नदियां हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, कौन से महाद्वीप की कौन सी मुख्य नदियां हैं, उन सब की हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे मुख्य प्रमुख नदियों में नील नदी की। ये जो नील नदी है, ये नील नदी, इसका उद्गम होता है युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये अफ्रीका के देश हैं। ये भूमध्य रेखा के पास में अफ्रीका के जो देश हैं कौन कौन से हैं, युगांडा है, केन्या है, तंजानिया है। यहाँ से ये नदी निकल करके मिस्र में होते हुए, मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे है। मिस्र जो बसा हुआ है वो इस नील नदी के कारण बसा हुआ है। इसका जो डेल्टा है वो चापागार है। हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हमें शॉर्ट में इसको समझना है। तो ये मिस्र जो देश है वो देश है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि जो मिस्र बसा था वहाँ पे इस नदी के द्वारा, इसके द्वारा जो शाखाएं निकली हुई है वहाँ से सिंचाई के रूप में इस पानी को या पीने के रूप में इस पानी को लेते हैं। तो वहाँ पे बहुत प्रकार की यहाँ पे अच्छी फसलें होती हैं, और यहाँ इस नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहते हैं अनेक भूगोलवेता या इतिहासकार। हेरोडोट्स भी इस नील नदी के बारे में, इसके जो डेल्टा है, इसको चापागार डेल्टा, और इसको सिंबल भी दिया था। हेरोडोट्स ने इस प्रकार का डेल्टा का सिंबल भी दिया था। तो ये जो प्रसिद्ध नदी है नील नदी, इसकी लंबाई विश्व में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6695 किलोमीटर। ये जाकर के गिरती है भूमध्य सागर में। अब इसको डायग्राम में समझते हैं कहाँ पर है। अब इसको डायग्राम में समझेंगे ये नदी है कहाँ पर। जैसे जैसे नदियाँ आएंगी इसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये जो क्षेत्र है, जैसे ये भाग हो गया आपका एशिया वाला यहाँ, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हो गया। इस भाग में यहाँ पे बात करें ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे ये जो क्षेत्र है युगांडा है, केन्या है, तंजानिया है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा के पास में इस भाग से ये दो शाखाओं में निकलती है ये नदी, नील नदी, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ मिस्र जो देश है, इस मिस्र देश के अंदर जाकर के और ये इस भूमध्य सागर में मिल जाती है। निकलती कहाँ है, यहाँ पे भूमध्य सागर के पास में युगांडा, तो केन्या और तंजानिया जो देश हैं यहाँ से निकलती है, और मिस्र से होते हुए ये नदी कहाँ गिरेगी, भूमध्य सागर में। ये जो भाग बना हुआ है ये पूरा का पूरा क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है। अलग बात है यहाँ पे शाखाएं हैं, जैसे यहाँ ये इटली का पार्ट है, इस इटली के पार्ट में यहाँ पे एक सागर है एड्रियाटिक सागर, ठीक है। कौन सा सागर है यहाँ पे, एड्रियाटिक सागर है। यहाँ पे यूजियन सागर है, इसके पास में ही यहाँ पे काला सागर है, काला के पास में अजोब सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। इन सब की बातें हम एक साथ कर लेंगे, क्योंकि आने वाली जो नदियाँ वो इनमें भी गिरेंगी, तो इन नदियों की भी हम चर्चाएं कर लेंगे। यहाँ पे हम बात करें कौन सी नदी की, नील नदी की। तो आप नील नदी को याद रख लेना। इस क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग में नील नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। यहाँ भूमध्य सागर है, ये वाला क्या है, भूमध्य सागर। तो आप नोटबुक में जब भी मैप बनाओ तो वहाँ पे एक मानचित्र बना लो, और उसके अंदर यहाँ पे लिख दो भूमध्य सागर। समझ गए बात। यहाँ पे भूमध्य सागर लिख दिया, इसके आगे यहाँ पे लिख दो एड्रियाटिक सागर। यहाँ जो इटली वाला पार्ट है, इस इटली के यहाँ पे जो इसके पूर्व भाग है, इस पूर्वी भाग में एक सागर है एड्रियाटिक सागर। यहाँ पर इस क्षेत्र में भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। इसका डायग्राम बना लेना, इसका नाम लिख देना नील नदी, और इससे भूमध्य सागर उद्गम। ये तो चार्ट आपने पहले बना लिया था,
ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन सबको लिख लेना एक साथ में, सभी नदियों को, इसकी लंबाई लिख लेना। फिर यहाँ पे मैप बनाओगे, मैप में आप क्या करोगे, इसकी नदी को डायग्राम बना लोगे, नदी का नाम लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ पे होता है, यहाँ एरो लगा करके, आपके डायग्राम भले ही 2-3 पेज में बनते हों, लेकिन आप यहाँ पे इसका एरो लगा करके उद्गम लिख लेना। यहाँ पे युगांडा, केन्या और तंजानिया, यहाँ पे इसका अंत है, इसका डेल्टा लिख लेना यहाँ पे भूमध्य सागर, ठीक है। दूसरी नदी की बात करते हैं हम, अमेजन नदी की। यहाँ पे एक महाद्वीप है ये वाला, इस महाद्वीप में, यहाँ इस महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में पेरू नामक स्थान, यहाँ पे आप बात कर लेंगे। यहाँ पे इस क्षेत्र में ये जो भाग है ये तो चिली वाला है, ठीक है। ये तो नीचे कौन सा भाग है यहाँ पे, चिली। इसके पास में यहाँ पे एक देश है पेरू, याद रह जाएगा नाम, जगह का आप नाम यहाँ पे लिख लोगे पेरू, ठीक है। इस पेरू से ये नदी निकलती है, कौन सी, अमेजन नदी। हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, हम पहले हमने बात की थी नील नदी की, नील नदी यहाँ पर है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में। ये जो अमेजन नदी है, ये नदी यहाँ पेरू देश है, इस दक्षिणी अमेरिका का पेरू देश है, यहाँ से निकल कर के, और ये नदी कहाँ जाएगी, इधर होते हुए ब्राज़ील से, यहाँ बोलीविया देश है, इससे होते हुए आगे की ओर आएगी और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। दक्षिणी अटलांटिक का मतलब यहाँ से एक रेखा गुजरती है, 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है यहाँ पे, 0 डिग्री रेखा गुजरती है। तो इस 0 डिग्री के उत्तर वाला यहाँ पे जो ये भाग है, ये तो उत्तरी अटलांटिक हो गया। कौन सा हो गया, उत्तरी अटलांटिक, ये हो गया उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। ये तो क्या हो गया, उत्तरी अटलांटिक। और इसके 0 डिग्री के दक्षिण वाला ये जो क्षेत्र है, ये हो गया दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया। तो ये जो नदी है अमेजन नदी, ये इधर पेरू से निकलकर बोलीविया होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ पे इस क्षेत्र में यूराग्वे, पैराग्वे देश है, इसके ऊपर में यहाँ पे ब्राज़ील देश है। इस ब्राज़ील से होते हुए ये कहाँ गिर जाती है, ये दक्षिणी अटलांटिक में गिर जाती है। तो ये जो नदी है इसका नाम आप लिख लोगे अमेजन नदी। अमेजन नदी के अंदर ही यहाँ पे अमेजन बेसिन है, और अमेजन बेसिन की हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में बात कर चुके हैं। वहाँ पर यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है अमेजन बेसिन में, उसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लेना। ये पेरू से निकलती है, पेरू देश है दक्षिणी अमेरिका का, यहाँ से निकल करके और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आ जाती है। यहाँ पे इसका उद्गम पेरू और इसका अंत जो मुहाना है इसका, वो कहाँ, दक्षिणी अटलांटिक सागर में। इसकी लंबाई कितनी है, 6510 किलोमीटर, ठीक है। याद रख लेना सभी चीज़ें। यहाँ पे आप नाम लिख लोगे अमेजन नदी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली नदी की, यांगटीसी कियांग। ये नदी जो है वो चीन की नदी है, जो ये भारत वाला क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे हम बात करें भारत की, ये भारत वाला भाग है, इस भारत वाले पार्ट में यहाँ पे ये जो भारत वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है। ये जो भारत का मैप है, इस भारत के इस भाग में यहाँ पे हिमालय है, इस हिमालय के यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ठीक है। यहाँ पे क्विनलुन पर्वत श्रेणी है, वो चीन की है। अपना भारत वाला यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है। इस क्षेत्र में यहाँ तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है, यांगटीसी कियांग। इस यांगटीसी कियांग यहाँ से निकल करके और ये चीन सागर में, यहाँ पे जो देश है इस भाग में, ये जो भाग है, ये देश कौन सा है, चीन है। इस क्षेत्र में ये देश है चीन। यहाँ पे चीन सागर है, इसके पास में ये प्रशांत महासागर है, पूरा का पूरा ये क्या है, प्रशांत महासागर है पूरा, ठीक है। इस प्रशांत महासागर में यहाँ पे बहुत सारे सागर हैं। जैसे यहाँ पे जापान द्वीप बना हुआ है, इस जापान द्वीप जिसमें होकेंडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, इस प्रकार के जो द्वीप हैं इसके, ठीक है। इस द्वीपों के यहाँ पे जो एक सागर है, इस सागर का तो नाम क्या था, जापान सागर। यहाँ पे ओखोटस्क सागर है, ये चीन सागर, ये पिला सागर भी है, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर भी है, तो ये फिलीपीन सागर है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे यहाँ पे सागर हैं।
तो ये जो सिक्यांग नदी है, यांगटी सिक्यांग वाली, ये नदी यहाँ से निकल करके और इस चीन सागर में जाती है। इसके उत्तर में यहाँ पे एक नदी निकलती है होंगहो नदी, वो भी इधर जाती है, और एक है सिक्यांग नदी। ये 3 नदियाँ हैं जो चीन की महान नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे होंगहो की बात भी करेंगे तो ये तो निकलती है पीला सागर में, कौन सी, होंगहो नदी। होंगहो भी यहाँ पे बात करेंगे, होंगहो नदी ये रही, ये चीन से निकलती है इस भाग से, और चीन से निकल करके ये पीला सागर में जाती है। तो ये चीन सागर है, इसके ऊपर वाला ये क्षेत्र है, उत्तरी चीन सागर भी बोलते हैं पीला सागर को। पीला सागर, चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये 3 सागर हैं यहाँ पे चीन के पूर्वी भाग में। तो यहाँ पे ये 3 नदियाँ निकलती हैं। ऊपर वाली है होंगहो नदी, हवांगहो नदी, और ये बीच वाली है यांगटी सिक्यांग नदी, और ये नीचे वाली है यहाँ पे सिक्यांग नदी। ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं चीन देश की, ठीक है। आगे की बात करें, अमेजन की बात हमने कर ली है। यांगटी सिक्यांग तिब्बत से निकलती है, चीन सागर में जाती है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ से ये निकलती है तिब्बत के पठार से, और चीन सागर में यहाँ पे जाकर के इसका मुहाना या डेल्टा बनाते हुए ये इस सागर में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मिसिसिपी नदी की। दक्षिणी मोंटाना यूएसए, यहाँ पे इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है इस भाग में, दक्षिणी मोंटाना यूएसए का मतलब ये वाला भाग, इसमें 5 झीलें हैं। 5 झीलों की हम बात कर लेंगे आगे इससे नदियों के बाद में झीलों की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। इस भाग में दक्षिणी मोंटाना से ये नदी निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है। मेक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है, इस भाग में, ये मेक्सिको देश है। यहाँ पर ये वाला जो देश है यहाँ पे मेक्सिको देश है। इस मेक्सिको के पास में इसकी एक यहाँ पे खाड़ी है, उसे बोलते हैं मेक्सिको की खाड़ी। इस खाड़ी में आकर के ये मिसिसिपी नदी है वो आकर के यहाँ पे गिर जाती है। समझ में आ गया। यहाँ पे यूएसए की दक्षिणी मोंटाना राज्य है, यूएसए का, जैसे अपना राजस्थान भारत का एक राज्य है, वैसे ही ये मोंटाना भी कहाँ है, यूएसए का एक राज्य है। यहाँ से ये मिसिसिपी नदी निकलती है और ये जाकर के किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सॉरी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ गिरेगी, जैसे यहाँ दक्षिणी मोंटाना से निकल करके मेक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे आप लिख लोगे यहाँ पे मेक्सिको की खाड़ी। तो इस खाड़ी में जाकर के गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है, 6020 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में अगली नदी की हम बात करें, येनिसी नदी। ओब नदी और येनिसी एकमात्र ऐसी नदियाँ हैं जो उत्तर आर्कटिक सागर की तरफ बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्षेत्र है यूराल वाला, ये यूराल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे इस क्षेत्र में एक येनिसी नदी निकलती है और एक ओब नदी निकलती है। येनिसी यहाँ पे कारा सागर में जाती है, कारा सागर यहाँ पे है, ध्यान रखना, ये तो है कारा सागर। कौन सा सागर है, कारा। और यहाँ पे एक सागर है उसका नाम है काला। कौन सा है, काला सागर। तो दोनों एक जैसे नाम दिखते हैं लेकिन इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे तो सागर का नाम है कारा और ये वाला है काला सागर, ठीक है। तो यहाँ पर येनिसी जो नदियाँ हैं वो यहाँ इस क्षेत्र से, रूस वाले क्षेत्र से, यानी कि मंगोलिया, येनिसी कहाँ से निकलती है, मंगोलिया। मंगोलिया यहाँ पे एक देश है साइबेरिया के पास में, चीन के इस क्षेत्र में एक देश का नाम है मंगोलिया। इस मंगोलिया से निकल कर के ये कारा सागर में जाती है। कारा सागर कहाँ पर है, इस क्षेत्र में है। इसके पास में ही, कारा सागर के पास में एक सागर और है, उसको बोलते हैं बेरेंट्स सागर। क्या बोलते हैं, बेरेंट्स सागर, बेरेंट्स सागर, ठीक है। बेरेंट्स सागर है, इधर कारा सागर है, तो इसमें जाकर के गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है कारा सागर में, 5540 किलोमीटर इसकी लंबाई किसकी है, येनिसी नदी की। येनिसी नदी आर्कटिक सागर में जाकर के गिरती है। आर्कटिक सागर में कारा सागर इसकी शाखा है, ठीक है। यहाँ ये पूरा का पूरा सागर आर्कटिक सागर है, इसके अंदर छोटी छोटी शाखाएं हैं, जैसे कारा सागर वाला, बेरेंट्स सागर वाला, यहाँ पे इसमें जाकर के गिरती है। ओब नदी है, ओब नदी भी मंगोलिया से निकलती है, इस भाग से निकलती है, और ये ओब की खाड़ी में, यहाँ पे ओब की खाड़ी है उसमें जाकर के गिरती है, ठीक है। ओब की खाड़ी में गिरेगी और इसकी लंबाई कितनी है, 5600 किलोमीटर की, ठीक है। दोनों नदियाँ आर्कटिक सागर में जाकर के गिरती है, दोनों ही रूस की नदियाँ हैं। मंगोलिया देश है वहाँ पे ये अलग हुआ था रूस से, ठीक है। यहाँ पर ओब के बाद में होंगहो की हमने बात की, चीन से निकलती है और पीला सागर में जाकर के गिरती है, जिसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे 5464 किलोमीटर की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सिंधु नदी की। सिंधु नदी आप जानते ही होंगे, सिंधु नदी कहाँ पर है, हमने होंगहो की बात की। सिंधु की बात करें
तो ये जो तिब्बत का पठार है, यहाँ पे मानसरोवर जो क्षेत्र झील बनी हुई है, तिब्बत के पठार पे मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है और ये अपने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर से ये होते हुए और ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज, ये पाँचों नदियों का जल ले जाकर के सिंधु में मिल जाता है। सिंधु से आगे होते हुए ये कच्छ की खाड़ी की तरफ चली जाती है। पोर्ट अब्बास तक ये इसका पानी चला जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत का पठार है यहाँ पे, इसके मानसरोवर झील से निकलती है और इसका अंत कहाँ पे, अरब सागर में। यहाँ अरब सागर के भाग हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी है। यहाँ पे भारत का ऐसे जो भाग बना हुआ है, इस भाग में ऐसे भाग बना हुआ है। ये जो भाग है ये तो है कच्छ की खाड़ी, क्या है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। यहाँ ये भाग बना हुआ है, ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है। यहाँ से इस कच्छ की खाड़ी से यहाँ पे आती है। ये दोनों ही भाग भारत के, जैसे ये भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अरब सागर है ये वाला, ये बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों भाग ही किसके हैं, हिंद महासागर के हैं, ठीक है। तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, कौन सी, सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। यहाँ इस तरफ से मानसरोवर से आती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे, 3186 किलोमीटर, ठीक है, या 80 किलोमीटर। आगे की बात करें हम सिंधु के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी यहाँ मानसरोवर, तिब्बत के पठार मानसरोवर से निकलती है और इस क्षेत्र में यानी कि यहाँ हांगहो सांगपो नाम से भी जानी जाती है। इधर की ओर ये सांगपो नाम से भारत के इस भाग से हिमालय के समानांतर आते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नामक स्थान पर, यानी कि यहाँ पे अक्ष संघीय मोड़ बनाता है ये पर्वतीय क्षेत्र हिमालय। अक्ष संघीय मोड़ का मतलब होता है ऐसा मोड़, ठीक है। इस भाग में यहाँ पे नामचा बरवा नामक स्थान से ये प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। फिर ये नदी यहाँ पे असम में बहती हुई बांग्लादेश से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसी में यहाँ पे गंगा नदी आकर के मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से मानसरोवर से निकलती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये विलीन हो जाती है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है यहाँ पे 2900 किलोमीटर की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट नदी की, ब्रह्मपुत्र के बाद में गंगा नदी। गंगा नदी अपने भारत में इस क्षेत्र से निकलती है। ये अरुणाचल उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। उत्तराखंड में यहाँ पे गंगोत्री नाम के ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों की शाखाएं आती हैं। कैसे आएंगी, इस प्रकार से दो नदियाँ आएंगी, ये अलकनंदा, ये भागीरथी और ये अलकनंदा। और भागीरथी में एक नदी आती है भिलांगना। ये दो नदियों की शाखाएं हैं भिलांगना और भागीरथी। इनका पानी आता है भागीरथी के नाम से और इधर से आता है अलकनंदा, दोनों आकर के मिल जाती हैं और ये यूपी होते हुए यहाँ पर यूपी में और उसके बाद में बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल और यहाँ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र के साथ में ये मेघना के नाम से जानी जाती है। जिस जगह के पास में मिल जाती है मेघना नदी इसमें, तो ये ब्रह्मपुत्र का पानी और गंगा का पानी दोनों मिल करके मेघना नाम से बहती है और आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी है, 2510 किलोमीटर की। दोनों ही नदियाँ कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसके बाद में बात करें वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी और यूराल नदी दो ऐसी नदियाँ हैं जो कैस्पियन सागर में जाती है। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे बहुत सारे सागर हैं। यहाँ एड्रियाटिक सागर, इसके पास में यूग्जियन सागर है, यूग्जियन के पास में यहाँ पे काला सागर है, काला के पास में यहाँ अजोब सागर है, यहाँ पे एक सागर और है, इसे बोलते हैं कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के पास में यहाँ पे है अरल सागर। कौन कौन से सागर हैं इस भाग में, यहाँ पे है इस भाग में कैस्पियन सागर। कौन सा सागर, कैस्पियन। और इसी के पास में ये जो छोटा सा सागर है इसको बोलते हैं अरल सागर, अरल सागर, ठीक है। यहाँ पे ये अरल सागर है। इस क्षेत्र में दो नदियाँ निकल करके आते हैं यूराल पर्वतीय क्षेत्र से, एक तो आती है वोल्गा और एक आती है यूराल। दोनों ही नदियाँ यहाँ पे रूस से निकल करके आती हैं। इस क्षेत्र में ये नदी है यूराल नदी और इसके पास में यहाँ से निकल के आती है एक वोल्गा नदी, वोल्गा। और इसके यहाँ पर
देखो यहाँ इस क्षेत्र में जो काला सागर है इसमें 4 नदियाँ आकर के मिलती हैं। 4 नदियों को 4D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4D। ये सभी नदियाँ D से स्टार्ट होती हैं और 4D का मतलब होता है, यहाँ पे देखो डॉन है, निपर है, निपर की स्पेलिंग D से स्टार्ट होती है, डेन्यूब और निस्टर, इनकी तो डी से स्टार्ट होती है और इनके अगर डी आगे लगता है साइलेंट रहता है लेकिन डी से स्टार्ट होती है निप्पर की स्पेलिंग। आप जब भी एटलस देखोगे तो वहाँ पे आपको डी निप्पर मिलेगा, यहाँ पे ऐसे डी निप्पर ये नाम मिलेगा उस नदी का। तो ये 4D नदियाँ हैं वो काला सागर में गिरती हैं। ये जो काला सागर है यहाँ पे एक नदी आती है डॉन नदी, और डॉन और वोल्गा के बीच में डॉन वोल्गा नहर बनी हुई है। वोल्गा नदी कहाँ आती है? कैस्पियन सागर में। और इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पर 3685 किलोमीटर, 3685 किलोमीटर की लंबाई है। रूस से निकल करके आती है कौन सी नदी? वोल्गा नदी। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 10-11 प्रकार की नदियों की बात की है। सबसे पहले हमने नील नदी की बात की जो कि युगांडा और केनिया तंजानिया से निकल करके और भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। दूसरी नदी हमने बात की यहाँ पे अमेजन नदी की, जो पेरू देश से निकल करके आएगी और यहाँ ब्राज़ील से होते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर के विलीन हो जाएगी। तीसरी नदी की हम बात करें यहाँ पे अमेजन नदी। अमेजन नदी यहाँ पे दक्षिणी मोंटाना राज्य है यूएसए का, यहाँ से निकल करके आएगी और ये मैक्सिको की खाड़ी में चली जाएगी। ये मैक्सिको देश है, इसके पास में जो खाड़ी है उसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, इसके पास में जो ये प्रायद्वीप निकला हुआ है मैक्सिको की खाड़ी के पास में ही यहाँ पे एक प्रायद्वीप निकला हुआ छोटा सा जिसके 3 ओर जल है, उसे बोलते हैं युकाटन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? युकाटन प्रायद्वीप। तो इस क्षेत्र में अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी की बात कर ली हमने। इसके बाद में यहाँ पे हमने बात की मंगोलिया से निकलने वाली नदी है येनिसी नदी, जो यहाँ से निकल करके कारा सागर में जा करके मिल जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की ओब नदी की, जो कि यहाँ से निकल करके ओब की खाड़ी में चली जाती है, मंगोलिया से वह निकलती है। उसके बाद हमने बात की ह्वांगहो नदी। इस क्षेत्र में ह्वांगहो चीन से निकल करके यहाँ पे पीला सागर में जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है यहाँ से एक नदी निकलती है यांगटीसी क्यांग नदी, वो भी यहाँ चीन सागर में जाकर गिरती है। और यहाँ इसके दक्षिण में सिक्यांग नदी है, इसकी बात की हमने, वो भी चीन तिब्बत के पठार से निकलती है और यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर में जाकर के गिरती है। उत्तर से दक्षिण इसका क्रम याद रख लेना, ऊपर की ओर ह्वांगहो नदी, दूसरा यांगटीसी क्यांग और तीसरी सिक्यांग नदी। तो इसके तीनों की क्रम याद रख लेना आप। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ बात की सिंधु नदी की। सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर से निकल करके और ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है। यहाँ पे बात की फिर हमने ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र यहाँ सांगबो नाम से बहती है, इसके बाद में भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से बहने लग जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जमुना नाम से भी बहने लग जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहेगी, इधर से यमुना नाम से ये नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा नदी है, दोनों करके जहाँ मिलेगी वहाँ पे मेघना नाम से भी जानी जाएगी। मेघना का पानी यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी का पानी मिलता है। गंगा नदी निकलती है यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से, वो है उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे वो 3 शाखाओं में निकलती है, भागीरथी, बिलांगना और अलकनंदा, तीनों आकर के मिलेंगी तो गंगा कहलाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में उतरेगी और फिर हिमालय के समानांतर आगे बढ़ते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए और यहाँ पर बांग्लादेश में चली जाएगी और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाएगी और वहाँ पे डेल्टा बनाते हुए, सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए जो ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएगी। तो इस क्षेत्र में हमने गंगा की बात की और ब्रह्मपुत्र की बात कर ली है। यहाँ पे ये जो कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, अजोब सागर, ये कैस्पियन, और इसके पास में छोटा सा सागर है अरल सागर। तो इसमें आकर के 2 नदियाँ गिरती है, एक तो यूराल गिरती है, एक वोल्गा नदी गिरती है। किसमें? कैस्पियन सागर में। दोनों नदियाँ यूरोप से निकल करके आती हैं, यूराल पर्वत श्रेणी से, और आकर के कैस्पियन सागर में चली जाती है। यहाँ इसके पास में काला सागर है, इसमें 4 नदियाँ आकर के गिरती है, जिसको 4D बोला जाता है। विश्व की 4D नदियाँ आप देखते हो, डॉन, निपर, निस्टर और डेन्यूब, ये 4 प्रकार की नदियाँ हैं जो कि काला सागर से संबंधित हैं। यहाँ काला सागर की डॉन नदी और कैस्पियन सागर की वोल्गा नदी, इन दोनों के बीच में एक नहर के द्वारा इनको जोड़ा गया है यहाँ पे परिवहन के लिए। तो इस क्षेत्र में ये दोनों डॉन और वोल्गा जो नहर है वो विश्व प्रसिद्ध नहर है।
ठीक है। वो कहाँ पे है, इस दोनों सागरों को जोड़ने वाली नदी है। कौन कौन सी, डोन और वोल्गा को जोड़ती है नहर, डोन वोल्गा नहर, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार की नदियों की हमने चर्चाएं कर ली है। आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, झीलें पढ़ेंगे। इनको आप नोटबुक में आप इनको उतार लेना और आप डायग्राम विद डायग्राम आप इसको फिल अप करना, और इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाएगी। और इसकी लंबाई ज़रूर देख लेना कि कौन सी नदी की लंबाई ज़्यादा है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। भारत में भी हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत में गंगा नदी है, लेकिन भारत से होते हुए जाती है वो बंगाल ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी लंबाई 2900 है, ठीक है, जबकि गंगा की 2510 है। और सिंधु नदी की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई क्या है, कम है। वैसे तो 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। इसका बेसिन ज़रूर अपने भारत में, जिस झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन इस प्रकार की नदियाँ आकर के इसमें पानी ज़रूर ले जाती है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है, कम है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा नदी, इसको ध्यान में रख लेना। तो इतने प्रकार की नदियों की हमने चर्चाएँ कर ली हैं। इसके बाद हम बात करेंगे झीलों की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक।